So, good morning, students. Next topic we are doing is evidences of covalent bonding. Evidences of covalent bonding. Now, according to ligand field theory, metal ligand bonding is not executed due to the electrostatic interaction between the metal ion and the ligand, as postulated in crystal field theory. तो हमने ये देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसने ये कह दिया कि ये प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड की, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा कोवलेंट करैक्टर भी होता है. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ए कॉन्क्रीट एविडेंस दैट शो द कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, जबकि पक्के सबूत है कि मेटल और लिगेंड में ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, which make the significant contribution toward the metal ligand bonding in the coordination spheres. Now, evidence of covalent bonding. Evidence of the covalent bonding में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है लैंडेज splitting factor G. Now, this land splitting factor G, which is employed to predict the magnetic behavior of transition metal complexes, can determine the extent of dislocation. लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर जो है ये प्रेडिक्ट करने के लिए क्या मैग्नेटिक बिहेवियर किसका, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, पर ये भी डिटरमाइन करता है कि क्या एक्सटेंट ऑफ डिसलोकेशन है. डिसलोकेशन मतलब कि डिसलोकेशन नहीं, डी लोकलाइजेशन है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, डी लोकलाइजेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड. ये इंपॉर्टेंट है. क्या एक्सटेंट ऑफ डी लोकलाइजेशन, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं पेनिट्रेट करते हैं डी इलेक्ट्रॉन किसके, मेटल के, किस में, ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड में. ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड में कितने जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के, कितना पेनिट्रेट किया हुआ है, मतलब कितने अंदर तक वो लिगेंड के ऑर्बिटल में गया हुआ है मेटल का इलेक्ट्रॉन. तो वैल्यू ऑफ जी determined experimentally show that the d electron of metal ion are almost always delocalized to some extent into the ligand orbital. तो ये जो वैल्यू g की आती है इसमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट हर एक बारी में ये हो रहा है कि जो डी इलेक्ट्रॉन का मेटल है, मेटल का डी इलेक्ट्रॉन है वो डी लोकलाइज्ड हो जाता है किसमें, लिगेंड के ऑर्बिटल में. दिस कैन हैपन ओनली, अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो हो रहा है ये तभी हो सकता है जब उनमें ओवरलैप हो, तभी ओवरलैपिंग डी ऑर्बिटल की मेटल आयंस विद द लिगेंड ऑर्बिटल थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है. इट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जी दैट इवन इन द bonds of deducted from the value of G that even in the bonds of F negative ions with the metal ions of fluorocarbons, which is conveniently taken as ionic, around 5% covalent correct. तो ये चीज़ कहते उसमें भी जी वैल्यू उसमें भी ये ऐसी आई है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उसमें किसमें, ये जो F नेगेटिव वाले कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरो कंपाउंड्स में आए हैं, जबकि इनको आयनिक समझा जाता है और 5% इनका कोवलेंट करैक्टर फिर भी होता है. यानी कि जिसको पूरी तरह आयनिक समझा जाता है उनका फिर भी 5% करैक्टर आयनिक होता है, कोवलेंट होता है, जिनको आयनिक समझा जाता है. तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कोवलेंट करैक्टर होता है और जो जी फैक्टर है ये हमें बताता है कि
मेटल के इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के ऑर्बिटल में पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रा। ESR स्पेक्ट्रा जो है स्टडी कंडक्टिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सेस ऑन द पैरामैग्नेटिक मेटल आयन। अब वो पैरामैग्नेटिक मेटल आयन में जो ESR स्टडीज़ होती हैं ये रिवेल करती हैं कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एमओज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड एंड मेटल आयन। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं जो कि बनते हैं किससे, ओवरलैपिंग ऑफ लिगेंड एंड द मेटल आयन। लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के आयन के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और ESR से ये पता चलता है कि जो मेटल के आयन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इशारा करता है कि इनमें लिगेंड और मेटल आयन्स में आपस में, ठीक है, आपस में ये मिक्सिंग हुई है तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, और मिक्सिंग हुई है तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो नेक्स्ट थर्ड इज NMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा स्टडीज क्लियरली इंडिकेट। अब NMR स्पेक्ट्रा क्या बताता है कि स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियर स्पिन ऑफ F19 इन द फ्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ द पैरामैग्नेटिक मेटल आयन। ठीक है, मेटल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किससे इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लियर स्पिन किसका, F19 का, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स का ऑफ द पैरामैग्नेटिक मेटल आयन। तो दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन जो ये स्पिन न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन इंटरेक्शन है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है इफ़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर देन नेग्लिजिबल टाइम इन F19 न्यूक्लियस। इसका मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन किसका, मेटल का, इंटरेक्ट किससे कर रहा है, F19 जो कि एक लिगेंड है। मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पे से इंटरेक्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए करता है, इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर देन नेग्लिजिबल टाइम, कि उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतने टाइम के लिए वो मेटल के पास लिगेंड के पास पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन मेटल का था। कौन सी स्टडी से पता चला, NMR स्टडी से। तो दिस इज़ पॉसिबल थ्रू ओवरलैपिंग। इसका मतलब कि ओवरलैपिंग हो चुकी है किसकी, लिगेंड के ऑर्बिटल की और मेटल के आयन के ऑर्बिटल की, थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है तभी ये NMR स्पेक्ट्रा की जो स्टडीज़ है वो ट्रू होती हैं। तो नेक्स्ट इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है। अब इलेक्ट्रॉन इन द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल में पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मेटल आयन रिपेल वन अनदर एंड गिव राइज टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। तो और बहुत सारे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बना देते हैं, डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। दीज एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर। ये जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं इनको किसकी टर्म्स में, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर की टर्म्स में समझाता है, जो है रक्का रिपल्शन पैरामीटर B एंड C। रक्का रिपल्शन पैरामीटर B एंड C, ठीक है, इनकी टर्म्स में समझाता है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके जो
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर है वो कौन से होते हैं, रैका रिपल्शन पैरामीटर बी एंड सी। द एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स which have the same spin multiplicity can be expressed in the terms of dq and b। अगर आपने पढ़ा हुआ है बीएससी में तो आपको याद आ जाएगा डी क्यू और बी क्या होते हैं। द एनर्जी गैप जो है, जो टू एनर्जी लेवल्स जो कि सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट और ट्रिपलेट दोनों ट्रिपलेट के बीच में, सिंगलेट है तो दोनों सिंगलेट के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो इनका एनर्जी गैप है वो एक्सप्रेस किया जाता है डी क्यू और बी। एंड द एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ द डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डी क्यू बी एंड सी। लेकिन अगर जो एनर्जी गैप दो एनर्जी लेवल जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिनकी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ट्रिपलेट एंड सिंगलेट, उनमें जो एक्सप्रेस किया जाता है डी क्यू बी एंड सी। तो सेम वालों में डी क्यू एंड बी और डिफरेंट वालों में डी क्यू बी एंड सी। It is observed experimentally that the magnitude of these internal repulsion parameter always decrease on the complexation। और ये ऑब्ज़र्व किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया गया है कि मैग्नीट्यूड किनका, दीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज हो जाता है जब मेटल की कम्प्लेक्सेशन होती है। इसका मतलब दिस इज़ पॉसिबल ओनली, जब ये पॉसिबल कैसे होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल डिक्रीजेज ऑन कम्प्लेक्सेशन। इसका मतलब ये है, ये कम्प्लेक्सेशन होने पे जो रिपल्शंस कम हो रही हैं, इसका मतलब है कि डी इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले गए हैं तभी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डायग्राम बहुत अच्छा समझाया हुआ है, इनमें आप देख सकते हैं कैसे। अब ये देखिए डी ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल, डी ऑर्बिटल फ्री मेटल में ये है जी डी एक्स स्क्र वाई स्क्र ऑर्बिटल, और ये जो डॉटेड लाइन में बनाया डी एक्स वाई है। अब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसमें, ठीक है, एक डी एक्स वाई में पड़ा हुआ है एक, तो उनमें जो रिपल्शन ये हो रही है, अब ये पास पास है, रिपल्शन ज़्यादा होगी। अब लेकिन एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल आयन जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो ये अपने लोब्स को बाहर की तरफ फैलाता है और बड़े लोब्स हो जाते हैं। क्यों बड़े हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने ओवरलैपिंग करनी है, ओवरलैपिंग करने में साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो ये साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। ये है डी एक्स स्क्र वाई स्क्र ऑर्बिटल और ये है डी एक्स वाई, ठीक है। अब जो इनमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी सी दूर हो गए, इनमें दूरी होगी, दूरी होने से क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगी। तो रिपल्शन कम होने से ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी, इनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इससे अब ये किसकी तरफ इशारा करता है, अब वेरिएबल कम होना, ठीक है। उल्टी तरफ देखते हैं हम, वेरिएबल कम होना किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक्सपैंड हो गए हैं। जो कॉम्प्लेक्सेशन के बाद, जो कि कॉम्प्लेक्सेशन से पहले छोटे साइज़ के थे ऑर्बिटल, ये कॉम्प्लेक्सेशन के बाद एक्सपैंड हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो बड़े होने से क्या हो गया, बड़े होने से इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन दे रहे थे एक दूसरे को, वो दूर हो गए हैं। दूर होने से इनकी रिपल्शंस कम हो गई हैं। तो ये कम होने का सीधा ये पता चलता है कि लोब्स एक्सपैंड कर गए हैं। अब ऐसे तो एक्सपैंड करेंगे नहीं, जब ये बॉन्डिंग करेंगे तभी ये एक्सपैंड करेंगे। तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर बिटवीन द, तो ये जो मैग्नीट्यूड है रिपल्शन का, ये डिस्टेंस आर बिटवीन द रीजन ऑफ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, maximum charge density of d orbital which are occupied by the electrons। तो ये r है आपस में, r जो डिस्टेंस है, ये रिपल्शन के बीच में जो रीजन ऑफ
रीजन ऑफ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी हो रही है डी ऑर्बिटल के बीच में, तो ये मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर, मतलब आर जितना ज़्यादा होगा रिपल्शंस उतने कम होंगे, आर जितना ज़्यादा होगा रिपल्शन उतने कम होंगे, और उसका उल्टा आर कितना कम होगा रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो ये अच्छे समझ में आता है आपको। तो दिस रिपल्शन वुड डिक्रीज ओनली इफ़ द डिस्टेंस आर, ये जो रिपल्शन है कम कब हो जाएगी, जब डिस्टेंस आर इंक्रीज कर जाएगा, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं लोब्स, डी के ऑर्बिटल के लोब्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड इन स्पेस, स्पेस में बड़े हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, स्पेस में बड़े कब होंगे, स्पेस में बड़े जब होंगे जब इनमें आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, तो स्पेस में बड़े होंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ, तो यही बात है, एक्सटेंशन ऑफ लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल मीन्स दैट एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं मीन्स एक्सपेंशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब है क्लाउड एक्सपेंड। जब क्लाउड एक्सपेंड करते हैं तो उसको नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट। तो इसमें भी डी ऑर्बिटल का क्लाउड है जो एक्सपेंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसको नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट। द एक्सटेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल of complexed metal ion in space occur obviously due to maximize the overlap of these orbitals। तो ये एक्सपेंड क्यों करेंगी, ऑब्वियसली टू मैक्सिमाइज द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल विद द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अब मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सपेंड क्यों करेंगे, ताकि उनका मैक्सिमम ओवरलैप हो, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैक्सिमम ओवरलैप हो, किससे, ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो दिस इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोवलेंट बॉन्डिंग, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। इन अदर वर्ड इट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग इन द मेटल मेटल बॉन्ड विच डिक्रीजेज द इंटरआयनिक रिपल्शन पैरामीटर, या हम सीधी सीधी भाषा में ये कहें कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर डिक्रीज कर जाते हैं। व्हेन फ्री मेटल, जब फ्री मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तब, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है और उससे ये फैल जाते हैं, फैलने से पैरामीटर्स डिक्रीज, रिपल्शन पैरामीटर डिक्रीज कर देते हैं। लार्जर द डिक्रीज इन रिपल्शन पैरामीटर ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स। द कैपेसिटी ऑफ d orbital of different metal ions to extend themselves in space forms the basis of नेफ्लॉस्टिक सीरीज। यही तो जो कैपेसिटी है डी ऑर्बिटल की डिफरेंट मेटल आयंस में एक्सटेंड करने के स्पेस में, इसको हम, इससे जो एक सीरीज़ बनती है नेफ्लॉस्टिक सीरीज़ है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। सिंस द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिक्रीज ऑन कॉम्प्लेक्सेशन, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर, तो द मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस मस्ट कंटेन सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसका मतलब हर एक कोवलेंट बॉन्ड में, हर एक कॉम्प्लेक्सेस में, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड से कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो नेक्स्ट फिफ्थ है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल NQR studies। NQR studies of the complexes containing halide ions of the ligand clearly show। तो NQR studies जो ये halide ions पे, ligands पे clearly show करती हैं कि metal halogen bond is partially ionic and partially covalent। तो NQR studies भी ये बताती हैं कि ये partially ionic है, partially covalent है। तो the ligand field theory assumes however the extent of covalent character in the metal ligand bond is generally low as compared to extent of ionic character of the bond, with the result that the conclusion arrived by the crystal field theory are still valid to the large extent। इसका मतलब कि ये जो कोवलेंट करेक्टर जो माना गया है जनरली लो होता है आयनिक करेक्टर के मुकाबले में,
लिगेंड फील्ड थ्योरी ये मानती है, जो कि अभी भी वैलिड है। ये जो अजम्पशन है अभी भी वैलिड है। नेक्स्ट इज़ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम नेक्स्ट करेंगे कि अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो कमियां हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कमी पूरी करेगी, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से बहुत कुछ बॉन्डिंग के बारे में समझा जा सकता है। ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।